गद्य शिक्षण श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम ब्रजमोहन व्यास और उनकी आत्मकथा का एक अंश कच्चा चिट्ठा पर चर्चा करेंगे। ब्रजमोहन व्यास का यह कच्चा चिट्ठा कक्षा 12 की हिंदी की ऐच्छिक पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। इस पाठ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अंगद तिवारी। डॉक्टर अंगद तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरविंद महाविद्यालय में भाषा साहित्य शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनसे बातचीत करेंगे प्रोफेसर सूरज बहादुर थापा। प्रोफेसर सूरज बहादुर थापा लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हिंदी अध्ययन अध्यापन कार्य कर रहे हैं। महत्वपूर्ण लेखक, रचनाकार, शिक्षक हैं। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। साथियों नमस्कार। आज हम ब्रजमोहन व्यास जी की आत्मकथा मेरा कच्चा चिट्ठा के एक अंश कच्चा चिट्ठा पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अंगद तिवारी जी। डॉक्टर साहब, इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले कि इस पाठ पर हम चर्चा करें, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप ब्रजमोहन व्यास जी के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय दे दें। डॉक्टर साहब, ब्रजमोहन व्यास जी इलाहाबाद नगर पालिका में एक उच्च अधिकारी थे और सिर्फ अधिकारी ही नहीं थे, वे एक कर्मठ, ईमानदार, परिश्रमी अधिकारी थे और इसके साथ ही उच्च कोटि के लेखक भी थे। उन्होंने बालकृष्ण भट्ट की जीवनी लिखी है, महामना मदन मोहन मालवीय की जीवनी लिखी है और अपनी आत्मकथा मेरा कच्चा चिट्ठा नाम से लिखा है जी। उनका एक शौक़ था, वो शौक़ ये था कि वो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानना चाहते थे और इस वजह से पूरे देश में घूमकर पुरातात्विक सामग्रियों को इकट्ठा करते थे और उनका ये परिश्रम बाद में इलाहाबाद में एक संग्रहालय के रूप में तब्दील हुआ। उनके परिश्रम के परिणाम से ही शुरू में वो नगर पालिका के एक भवन में खुला और उसके बाद आज तो प्रसिद्ध संग्रहालय बना हुआ है। तो ब्रजमोहन व्यास जी उसमें बहुत प्रकार की चीज़ें लाकर रखते थे, जैसे पत्थर की मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, सिक्के, पुराने सिक्के, मन के और शिलालेख और बहुत सारी हस्तलिखित पुस्तकें, ग्रंथ जो अरबी की भी थी, फारसी की भी थी, संस्कृत और हिंदी की भी थी। लगभग 14,000 ग्रंथों का उन्होंने संकलन किया था। वाह, बहुत बड़ा काम। ये सारी चीज़ें आज इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित हैं। तो एक बड़ा काम उन्होंने किया और आने वाली पीढ़ी के लिए एक धरोहर दे करके गए हैं, जिससे हमारे समाज के लोग भारतीय इतिहास को समझने में और उसको व्याख्यायित करने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इधर हमने देखा है कि हिंदी साहित्य में अस्मिताओं से जुड़ी हुई आत्मकथाएं बहुत ज़्यादा लिखी गई हैं जी। लेकिन यह आत्मकथा कुछ अलग प्रतीत होती है। वो कैसे, जरा इसको स्पष्ट करें और आत्मकथा विधा पर भी कुछ बातें अपनी रखें। देखिए, इधर तो अस्मिता विमर्श जो चला है उसमें दलित विमर्श में तो शुरू में बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी गई और स्त्रियों ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है और आदिवासी समुदाय के लोग भी आत्मकथाएं लिख रहे हैं। इधर कथाएं बहुत लिखी गई हैं और पहले भी आत्मकथा लिखी गई है, जैसे कि आप ब्रजमोहन व्यास जी की आत्मकथा मेरा कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं, जिसका अंश पाठ्यक्रम में लगा है और जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आत्मकथा आधुनिक गद्य साहित्य की एक विधा है और इसमें लेखक का वह जीवन नहीं होता है जिसे वो जी चुका होता है। इसमें लेखक का वह जीवन होता है जिसको वो याद करता है जी। और उसके याद करने की जो प्रवृत्ति है वो भी उसके लिखने और कहने की आकांक्षा के अनुरूप होती है। तो आप एक वाक्य में ये कह सकते हैं कि स्मृति के आधार पर लेखक आत्मकथा में आप बीती की पुनर्रचना करता है। अब आत्मकथा जो होती है वो प्रायः अधूरी होती है। उसका कारण यह है कि जिस समय लेखक आत्मकथा लिख रहा होता है उसी समय तक का जीवन उसमें आता है और बाद का जीवन नहीं आता है।
तो इसलिए आत्मकथाएं अधूरी होती हैं। और आत्मकथा और जीवनी में थोड़ा फर्क भी होता है, जबकि ये दोनों एक जैसी विधाएं हैं, परंतु आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है और जीवनी किसी को चरित्र नायक बनाकर कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। और इस वजह से आत्मकथा की भाषा लेखक की स्वयं की भाषा होती है, जीवनी की जो भाषा होती है वो जीवनीकार की अपनी भाषा होती है। तो आत्मकथा के दो मुख्य तत्व हैं, एक तो आत्मकथा में ईमानदारी होनी चाहिए और दूसरा कि वो स्मृति के आधार पर मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा इकट्ठी की गई घटनाएं और स्मृतियों को उसमें डालना चाहिए। जिस आत्मकथा में ये दो तत्व नहीं हैं, अर्थात आत्मकथा में आत्मश्लाघा की भावना आ जाए या आत्मसंकोच की भावना आ जाए, तो वो आत्मकथा प्रामाणिक नहीं हो पाती है और फिर उसका साहित्यिक महत्व भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो आत्मकथाएं प्रामाणिक होती हैं उनसे एक दूसरी विशेषता निकलती है, और वो दूसरी विशेषता ये है कि वो आत्मकथा अपने युग के एक प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में जानी जाती है और उससे उस युग विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में भी जाना जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रजमोहन व्यास जी की जो ये आत्मकथा है जी, ये आत्मकथा अपने युग के दस्तावेज को प्रस्तुत करी, एक ऐतिहासिक दस्तावेज हाँ, ऐतिहासिक दस्तावेज है। तो जब ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है तो डॉक्टर साहब इसमें ब्रजमोहन जी का एक आत्मसंघर्ष भी सामने आया होगा। बिल्कुल, क्योंकि यह एक छोटा काम तो है नहीं। एक संग्रहालय बनाना, संग्रहालय के लिए विभिन्न तरह की मूर्तियां और कृतियां इकट्ठा करना, और उन्होंने लिखा भी है कि मैं जहां भी जाता था तो छूछे हाथ यानी खाली हाथ, मेरा मत खाली हाथ लौट कर नहीं आता था। तो ये कैसा उनका संघर्ष था, ये बड़ा प्रेरणादायक है, इसको आप जरा साफ करें। ब्रजमोहन जी अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य के प्रति बहुत ही सजग और लगन के साथ काम करने वाले व्यक्ति थे। इसलिए जिस यात्रा पर भी वो जाते थे तो उनका ये निश्चय होता था कि संग्रहालय के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आना है। तो जिस चीज़ को टारगेट करके, लक्ष्य करके वो जाते थे, अगर वो चीज़ नहीं मिलती थी तो अन्य पुरातात्विक सामग्रियों को इकट्ठा करने का प्रयत्न करते थे। और इसके लिए वो उत्तर भारत के जो पुरातात्विक महत्व के स्थान हैं उनका तो भ्रमण किए ही, दक्षिण भारत में भी उन्होंने इसके लिए यात्रा की और वहाँ से अनेक प्राचीन ग्रंथ जो हस्तलिपि में उपलब्ध थे वो लाए, बहुत सारे प्राचीन समय के सिक्के और मनके लाए, मिट्टी की मूर्तियाँ लाए। अच्छा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी का आर्थिक सहयोग उनको नहीं मिलता था, या तो वो स्वयं अपना पैसा खर्च करते थे या कोई और तरीका अपना करके उसको ले आते थे जी। लेकिन लोगों का दूसरे तरह का सहयोग उनको मिलता था। लोगों को ये पता था कि एक नेक काम के लिए प्रयत्नशील हैं, तो दूसरे तरह से उनको सहयोग लोग किया करते थे। ये बहुत अच्छा पक्ष आपने उठाया। मैंने देखा है इस आत्मकथा में कि जनता का विश्वास जीते बिना और उनका सहयोग लिए बिना कोई काम हो नहीं सकता। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जनता के साथ वो कैसे घुल मिल गए थे, गांव वालों के साथ मिल करके कैसे एक बड़े उद्देश्य के लिए वो काम कर रहे थे, तो जनता के साथ उनके आत्मिक संबंध पर जरा प्रकाश डालें। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि वो नगर पालिका के उच्च अधिकारी थे और उस नाते बहुत सारे लोगों से उनका रोज़ ही इंटरेक्शन होता था, संवाद होता था, और जाहिर है कि उसमें वो चर्चा भी किया करते होंगे कि वो क्या चाहते हैं, किस चीज़ के लिए प्रयत्न है। तो जो सहृदय लोग होंगे वो जिस तरीके से भी उनका सहयोग कर सकते होंगे वो करते होंगे। तो ये एक उनका पॉजिटिव पक्ष था जिसकी वजह से उनको सहयोग मिला। और जनता के बीच में जाना, यानी जहाँ खुदाई हो रही है उस साइट का भ्रमण करना, अगर उनको ये पता चल जाता है कि कोई प्राचीन तीर्थ स्थल है और वहाँ पर पुरातात्विक सामग्री मिल सकती है, किसी मठ में मिल सकती है, तो उसकी यात्राएं करते थे। और जहाँ पर यात्रा के लिए गाड़ियों की सुविधा नहीं थी वहाँ तांगे और इक्के से भी यात्रा करते थे। तो ये संघर्ष आसान नहीं था, बहुत मेहनत करके उन्होंने ये सब किया, और जिसका ज्वलंत प्रमाण इलाहाबाद का संग्रहालय है। डॉक्टर साहब, एक बुढ़िया के खेत से वो एक मूर्ति लाते हैं
और गांव वाले जो एक शिव की मूर्ति वो उठा लाए थे गांव से संग्रहालय में, तो वो प्रसंग घटना थोड़ा और स्पष्ट कीजिए, तो उससे जनता के साथ उनके आत्मिक संबंधों का खुलासा हो जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब, वो गए थे कुछ और चीज़ लेने के लिए, लेकिन वो मिला नहीं। आरसी मजूमदार के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग खुदाई करवा रहा था और उस खुदाई में एक शिलालेख मिला था। उस शिलालेख को वो इलाहाबाद संग्रहालय के लिए लाना चाहते थे, लेकिन पुरातत्व विभाग के दबाव की वजह से वो उन्हें मिल नहीं पाया या उन्हें अपना जो दावा है वो वापस लेना पड़ा। तो जब लौट रहे थे तो मायूस भी थे, लेकिन लौटते समय उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे पत्थरों के बीच में एक चतुर्मुखी शिव की प्रतिमा रखी हुई है। तो उस पर ध्यान उनका गया और वो उठाकर वो ले आए। जब बाद में गांव वालों को ये पता चला कि वो मूर्ति गायब है तो गांव वाले बड़े उदास हुए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, उपवास करने लगे। लेकिन शक की सुई ब्रजमोहन व्यास जी की ओर चली गई, क्योंकि पूरे इलाके में मशहूर था कि ये काम यानी पुरातात्विक चीज़ों का संग्रह करने की प्रवृत्ति ब्रजमोहन व्यास जी के अंदर ही है, तो हो सकता है कि वही उठा कर ले गए हों। तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के व्यास जी के पास आए और उन्होंने अपनी स्थिति का बयान किया। इससे वो प्रभावित हुए, शिव की मूर्ति के प्रति लोगों की जो आस्था थी उससे प्रभावित हुए और मूर्ति उनको वापस कर दिया और साथ ही मिठाई खिलाकर उनका उपवास तोड़वाया। तो ये बड़ा ही रोचक प्रसंग है। जी जी, इस तरह से वो जनता में विश्वास पैदा करते थे। विश्वास पैदा करते और इसमें एक ऐसी भी घटना है कि मजूमदार साहब को गांव वाले जो मूर्ति नहीं ले जाने दिए, उसे वो अपने संग्रहालय में लाने में बहुत सफल हुए थे। नहीं, सफल नहीं हुए जी, ये बुद्ध की मूर्ति लाने में सफल हुए। बोधिसत्व। हाँ जी जी, ये जो बुद्ध की मूर्ति थी ये कनिष्क कालीन मूर्ति थी और बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियों में से एक थी। तो उसको प्राप्त करना चाहते थे और एक बुढ़िया के घर में ये मूर्ति थी। अब चूंकि बुढ़िया पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए पुरातात्विक महत्व की उस मूर्ति की क्या कीमत होती है उसे पता नहीं था। लेखक ने उस ज़माने में 2 रुपया उसे देकर मूर्ति हासिल की थी और वो मूर्ति संग्रहालय में ले आए। उस मूर्ति को देखने के लिए एक फ्रांसीसी व्यक्ति आया। शुरू में व्यास जी समझे कि ये कला का पारखी व्यक्ति होगा, लेकिन जब मूर्ति का भाव करने लगा, मोल तोल करने लगा, तब उनको ये पता चला कि ये तो कला का पारखी नहीं है, ये तो सौदागर है। और उस ज़माने में फ्रांसीसी व्यक्ति ने 10,000 रुपया उसकी कीमत आंकी थी। तो बहुत बड़ी कीमत, बहुत बड़ी कीमत थी उस समय। और इस तरह की चीज़ों को ला करके वो संग्रहालय में रखते थे। चंद्रशेखर आज़ाद का पिस्तौल आज भी संग्रहालय में रखा हुआ है। ऐसी अनेक चीज़ें जी, कहीं कहीं से जैसे भी हो सकता है उसको लाने का प्रयत्न करते थे। इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि संग्रहालय बनाना सिर्फ मूर्तियों और कृतियों को इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, इसके पीछे बहुत त्याग और तपस्या की जरूरत होती है, प्रतिबद्धता की ज़रूरत होती है। क्योंकि उनको जिस तरह से 10,000 रुपये में वो मूर्ति खरीदने का एक प्रस्ताव रखा गया, यह दिखाता है कि प्रतिबद्ध ना हो आप तो इस तरह से आप बड़ा काम कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। इसके लिए एक चरित्र की भी ज़रूरत है। जरा उस पक्ष पर भी आप प्रकाश डालें तो। देखिए, आज के ज़माने में व्यक्तिगत संपदा को खर्च करके सार्वजनिक महत्व की चीज़ों का निर्माण करना बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर। ब्रजमोहन व्यास जी ने ये काम किया। वे अपने पैसे से, अपने श्रम से एक बड़े संग्रहालय का निर्माण कर पाए जिसका सार्वजनिक महत्व है। आज के ज़माने में तो संग्रहालयों से लोग चीज़ों को चोरी करके और मार्केट में बेच देते हैं जी, और उससे आमदनी होती है इनकी। तो बिल्कुल विरोधी प्रवृत्तियां हैं ये। जो लोग बड़ा काम करते हैं, जिनका लक्ष्य बड़ा होता है, वे ये नहीं देखते हैं कि उनका क्या खर्च हो रहा है। वो श्रम भी करते हैं, आर्थिक रूप से भी उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लोगों का सहयोग भी लेते हैं। उनका लक्ष्य पर ही ध्यान होता है। तो ब्रजमोहन व्यास जी ने इस काम में बहुत तल्लीनता दिखाई
और हर तरह के लोगों का सहयोग लिया। आर्थिक सहयोग तो नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरह का सहयोग लिया और संग्रहालय का निर्माण कर पाए, जो आज एक सार्वजनिक महत्व का चीज़ है। डॉक्टर साहब, आपने प्रारंभ में संकेत किया था कि उनको इतिहास के अनुसंधान का एक शौक था और इस शौक ने उनमें एक गहरी दृष्टि पैदा की थी। तो उन्होंने जो काम किया वो भारत के इतिहास के लिए एक धरोहर तो है ही, लेकिन उससे क्या ऐतिहासिक दृष्टि निकल कर के आती है, इतिहास के प्रति उनका क्या योगदान महती है, जरा उस पक्ष पर भी आप विचार करें। देखिए, कई चीज़ें किंवदंतियों में चलती हैं और उसका कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं होता है, शिलालेख नहीं होता है, जिससे हम सही से ये तय कर पाएँ कि ये जो बात चलन में है वो वास्तव में प्रामाणिक है कि नहीं है। तो इसलिए ऐतिहासिक जो पुरातात्विक सामग्रियां हैं, उन पुरातात्विक सामग्रियों के माध्यम से ये सिद्ध कर पाते हैं कि ये बात सही है और ये बात अफवाह है। तो ब्रजमोहन व्यास जी जो पुरातात्विक महत्व की चीज़ें इकट्ठा करते थे, वो इसीलिए कि हमारे समाज का इतिहास क्या था, ऐतिहासिक विकास की गति की क्या थी और उस युग में समाज में क्या हो रहा था, इन सब को जानने के लिए पुरातात्विक महत्व की चीज़ें। तो सभ्यता के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन खुदाई होती है या कहीं से कुछ मिल जाता है किसी काल विशेष का, तो उस काल विशेष के इतिहास पर रोशनी पड़ने लगती है। अब जैसे मान लीजिए कि वो कहीं से लौट रहे थे और उनको शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन रास्ते में किसी गांव में, हजियापुर नाम का एक गांव है, तो वहाँ के जमींदार के कुएं पर एक बरेड़ मिल गई जी। और वो बरेड़ के बारे में जमींदार को नहीं बरेड़ का क्या अर्थ हुआ, जरा समझा दीजिए। बरेड़ है कि कुएं के ऊपर रखने वाला, जिस पर अच्छा। पाँव रख करके पानी भरा जाता है। और वो बरेड़ ऐतिहासिक महत्व की चीज़ था। उसमें ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे हुए थे, जिसके बारे में गांव वालों को कुछ नहीं पता था, तो उसको उठा कर लाए। तो इस तरह से उन्होंने संग्रहालय के लिए काम किया और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया होगा। उस ब्राह्मी लिपि को पढ़ने से ये पता चला होगा कि किस काल का वो बरेड़ है और उस काल के इतिहास के बारे में भी पता चला होगा। तो पुरातात्विक महत्व की चीज़ों से उस समय विशेष के इतिहास का पता चलता है। पसोवा है, तो पसोवा में एक पहाड़ी है, लेकिन उसके बारे में किंवदंती है कि वो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ हर वर्ष मेले लगते हैं, हजारों लोग बाहर से आते हैं तीर्थाटन करने। तो ये बात तो सही है, इसको आज भी लोग देखते हैं, लेकिन जो दूसरी बात उसके बारे में कही जाती है कि यहाँ भगवान बुद्ध रहते थे गुफा में और यहाँ व्यायाम करते थे और एक सर्प भी इसमें रहता था और सम्राट अशोक ने कुछ केस और नाखून के टुकड़े बुद्ध के वहाँ रखवाए थे, पर उसके कोई प्रमाण आज उपलब्ध नहीं है, तो इसको किंवदंती माना जाएगा। और आने वाले समय में इसका कुछ प्रमाण मिल जाता है तो ये किंवदंती इतिहास में बदल सकती है। तो किंवदंती और इतिहास के बीच में आवाजाही जो होती है, तो वो तय होता है इस तरह की पुरातात्विक सामग्रियों के विश्लेषण से और उनकी व्याख्या से। डॉक्टर साहब, वो भद्रमत की जो मूर्ति है, तो उसकी क्षतिपूर्ति का क्या प्रकरण है, उसको जरा समझाएं। वो भद्रमत का एक शिलालेख है जी। उसको पाना चाहते थे और अपने संग्रहालय के लिए लाना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उन्हें अलाउ नहीं किया, तो उन्होंने दावा उसका छोड़ दिया। और जब वो रास्ते में लौट रहे थे तभी ये जो हजियापुर गांव के जमींदार गुलजार मियाँ थे, उनके कुएं पर रखी हुई ये बरेड़ मिली थी, जिसकी चर्चा अभी मैंने की जी। तो क्षतिपूर्ति का मतलब ये हुआ कि शिलालेख नहीं मिला भद्रमत का, पर मिल गया क्या, ऐसा बरेड़ जिसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ अद्भुत लेख मिल गई है। डॉक्टर साहब, इस प्रकार हम देखें तो उनकी एक कर्मयोगी की छवि उभरती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस उनके आत्मकथा के अंश को पढ़ करके हमारे उगते हुए जो नौजवान साथी हैं, उनको क्या संदेश मिलता है डॉक्टर साहब? यही संदेश मिलता है कि अपना लक्ष्य बड़ा रखिए, अपना उद्देश्य बड़ा रखिए और उसमें कर्मठता से, ईमानदारी से, लगनपूर्वक काम कीजिए, जितना संभव हो खुद कीजिए और समाज से भी
जहाँ आवश्यकता हो वो सहयोग लीजिए और अपने लक्ष्य की पूर्ति कीजिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पाठ को स्पष्ट ही नहीं किया बल्कि इस पाठ में छिपी हुई ऐतिहासिक चीज़ें, उसमें कर्म करने की प्रेरणा की बातें, ये आपने बहुत अच्छे से समझा करके रखी हैं। आप इस पाठ की चर्चा के लिए हमारे बीच आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी आपने ब्रजमोहन व्यास और उनका कच्चा चिट्ठा पर विद्वान विशेषज्ञों की राय देखी और सुनी। इस चर्चा के उपरांत आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न और जिज्ञासाएं रही होंगी, जिनका स्वतः समाधान हो गया होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न और कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों से और गुरुजनों से चर्चा करें। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में हम किसी अन्य लेखक और उनकी रचना के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।